स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये शब्द थे हमारे ग्रेट इंडियन लीडर बाल गंगाधर तिलक के। हेलो एवरीवन, मैं राहुल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी में, वेयर यू कैन लर्न टुडे एंड लीड टुमारो। तो आज के इस वीडियो में हम बाल गंगाधर तिलक पर फोकस करने वाले हैं, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी पर हमारा फोकस ज्यादा होगा और फैक्ट्स पर हमारा फोकस कम होगा। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बाल गंगाधर तिलक का इंडिया के लिए विजन क्या था और कुछ उनके बारे में जो अफवाहें हैं उनको भी हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं उनके नाम से। हम सभी उन्हें बाल गंगाधर तिलक या लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नाम से जानते हैं, बट उनका असली नाम क्या था? केशव गंगाधर तिलक। इनका ये जो नाम हमने अभी सुना, बाल गंगाधर तिलक या लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य इनको क्यों कहा गया? लोकमान्य इसीलिए बिकॉज सभी लोगों ने उन्हें अपना लीडर माना, पीपल्स लीडर थे, लोगों के लीडर थे, इसलिए उनको उपाधि दी गई थी लोकमान्य की। और ब्रिटिशर्स उन्हें क्या कहते थे? द फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि बाल गंगाधर तिलक के आने से पहले तक उस समय की जो एक इकलौती पार्टी थी कांग्रेस, वो प्रे, प्रोटेस्ट एंड पिटीशन के सिद्धांत पर काम करती थी, लेकिन इन्होंने कांग्रेस के मूवमेंट को एक नया रूप दिया, एक एक्सट्रीमिस्ट रूप दिया, और इसके बाद कांग्रेस दो हिस्सों में डिवाइड हो गई, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। तो बाल गंगाधर तिलक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारे नेशनल मूवमेंट्स में। लेकिन इनकी सोच क्या थी? इनकी सोच ये थी कि भाई स्वराज चाहिए, स्वराज। देखिए, बाल गंगाधर तिलक was the one of the first and foremost advocator of स्वराज means सेल्फ रूल। और इनके लिए स्वराज या सेल्फ रूल का मीनिंग क्या हुआ करता था उस समय? स्वभाषा एंड स्वभूषा। इस चीज पर इन्होंने बहुत फोकस किया। यह चीज हम देख सकते हैं जब इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया 1905 में, बिकॉज ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल। उसमें भी उन्होंने स्वभाषा और स्वभूषा, स्वदेशी पर फोकस किया और जो विदेशी है उसको बॉयकॉट किया। मतलब दो चीजें एक साथ चल रही थी, विदेशी चीजों का बॉयकॉट और स्वदेशी चीजों को अपनाना। यह इनका कॉन्सेप्ट था देश की उन्नति के लिए। और इन्होंने अपने देश को उन्नत बनाने के लिए उसको रिलीजन से जोड़कर बताया। इनका क्या कहना था? रिलीजन एंड प्रैक्टिकल लाइफ आर नॉट डिफरेंट, द रियल स्पिरिट इज टू मेक द कंट्री योर फैमिली। कंट्री को ही अपनी फैमिली बनाना, यही रिलीजन का भी पर्पस है और हमारी प्रैक्टिकल लाइफ का पर्पस भी यही होना चाहिए। इसीलिए हमें सिर्फ अपने लिए काम नहीं करना है, हमें अपने देश के लिए काम करना है, क्योंकि हमारा मेन पर्पस क्या है? टू सर्व ह्यूमैनिटी एंड टू सर्व द गॉड। क्योंकि हम ह्यूमैनिटी को सर्व कर रहे हैं, मतलब कि हम गॉड को सर्व कर रहे हैं। तो इन्होंने रिलीजन का यूज किया लोगों को एक करने के लिए। गणेश उत्सव की शुरुआत करी लोगों को एक करने के लिए। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि ये एक पर्टिकुलर रिलीजन पर फोकस कर रहे हैं, जिससे कि बाकी के जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं वो अलाइनेटेड फील कर रहे हैं, अलग फील कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं था, ये सबको साथ में लेकर चल रहे थे। इस बात का एग्जाम्पल हमें इससे मिल जाता है कि जब बाल गंगाधर तिलक पर यह आरोप लगाया गया कि इन्होंने लोगों को भड़काया है, उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया, तो उनके वकील थे मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्हें हम फादर ऑफ पाकिस्तान भी कह सकते हैं, जिनके कारण पाकिस्तान का फॉर्मेशन हुआ। तो यहां पर ये जरूर कहते हैं लोग इनके बारे में कि ये एक रिलीजन पर पर्टिकुलरली फोकस कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक रिलीजन के लोगों के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। उनका फोकस पूरे देश पर था, देश के सारे लोगों पर था। लेकिन डेफिनेटली ये कर्म योग के सिद्धांत पर जरूर बिलीव करते थे और ये सारी एजुकेशन ये बच्चों में लाना चाहते हैं। ही वॉज अ टीचर, मैथमेटिक्स पढ़ाते थे, लेकिन एक मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, एक नया एजुकेशन सिस्टम ये लाना चाहते थे, जिससे कि ये बच्चों को नेशनलिस्ट आइडियाज बता सकें। और इसीलिए इन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी फॉर्म की 1884 में, ताकि ये एक न्यू एजुकेशन सिस्टम फॉर्म कर सकें, जिसमें ये बच्चों को क्या सिखाएं, यंग इंडिया को क्या सिखाएं? नेशनलिस्ट आइडियाज। और ये नेशनलिस्ट आइडियाज ये कैसे लाना चाह रहे हैं?
एम्फेसिस ऑन इंडियन कल्चर। रिलीजन की बात नहीं है, इंडियन कल्चर और इंडियन रिलीजन में अंतर है भाई। कल्चर तो हमारे यहां एक जैसा है, रिलीजन भले ही बहुत सारे हों। तो इनका फोकस जो था वो इंडियन कल्चर पे था, किसी एक रिलीजन पर नहीं था। और इस इंडियन कल्चर की मदद से वो यंग इंडियंस में नेशनलिस्ट आइडियाज डेवलप करना चाहते थे। इसीलिए इन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी फॉर्म की और कर्म योग के सिद्धांत पर काम कर रहे हैं। कर्म योग पर कितना फोकस है, देखो भगवत गीता को ये बेस बना रहे हैं कर्म योग के लिए। इसका एग्जाम्पल हमें मिलता है 1896 में। 1896 में जब इंडिया में प्लेग फैल रहा था, ब्यूबोनिक प्लेग। वैसे तो उस समय ये ब्यूबोनिक प्लेग पूरे वर्ल्ड में ही फैल रहा था, लेकिन 1896 में ये बॉम्बे और पूना में फैल गया। इस समय जब ये प्लेग बॉम्बे और पुणे में फैला तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी वॉज कॉल्ड टू डील विद दिस इमरजेंसी। इस इमरजेंसी सिचुएशन को डील करने के लिए, इससे बाहर आने के लिए या ब्यूबोनिक प्लेग को रोकने के लिए ब्रिटिश इंडियन आर्मी को बुलाया गया। और ब्रिटिश इंडियन आर्मी क्या कर रही है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट मेजर्स अडॉप्ट कर रही है इस डिसीज को फैलने से रोकने के लिए। अब वो स्ट्रिक्ट मेजर्स क्या थे, लोगों के घर में जबरदस्ती घुस जा रहे हैं, चेक कर रहे हैं, लोगों को चेक कर रहे हैं, उनको घर से बाहर निकाल दे रहे हैं, उनके घर का सामान तोड़ दे रहे हैं, कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जब ऐसा होगा तो डेफिनेटली हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो नाराज होंगे कि नहीं होंगे, रिजेंटमेंट होगा कि नहीं होगा। तो देयर वाज अ वाइड स्प्रेड रिजेंटमेंट, और इस रिजेंटमेंट को उन्होंने बताया अपने न्यूज़पेपर केसरी में। इस केसरी में उन्होंने भगवत गीता के श्लोक उठाए और लोगों को ये एक तरीके से ये कहना चाह रहे हैं कि भाई एक्शन लो, स्वराज चाहिए है तो ये अपने आप नहीं मिलेगा, स्वराज गेन करने के लिए हमें लड़ना पड़ेगा। कोई चांदी की थाली में परोस के नहीं दे देगा स्वराज, हमें खुद उसके लिए लड़ना पड़ेगा और कर्म योग करना पड़ेगा। उसके लिए कुछ ऐसे स्टेटमेंट उन्होंने यूज किए कि यदि हम कोई भी एक्शन कर रहे हैं विदाउट द थॉट ऑफ एनी रिवॉर्ड तो उसका पाप हमें नहीं लगता। तो क्या बोल रहे हैं उन्होंने, क्या कहा, एनीवन हु किल्ड एन ऑपरेसर विदाउट एनी थॉट ऑफ रिवॉर्ड। किसी भी ऑपरेसर को यदि आप मार रहे हो रिवॉर्ड की इच्छा के बिना तो आप पर कोई दोष नहीं लग सकता। ऐसे भगवत गीता के स्टेटमेंट्स इन्होंने यूज किए। इससे लोग मोटिवेट भी हुए और कुछ लोगों ने तो कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार भी डाला और इसीलिए इनके ऊपर ऐसे चार्जेस लगाए गए कि आपने लोगों को भड़काया है, सेडिशन के चार्जेस लगाए गए। अब जब सेडिशन के चार्जेस लगे तो मोहम्मद अली जिन्ना इनके वकील के तौर पर गए, इनको बचाने की कोशिश की, कुछ बार बचा पाए, कुछ बार नहीं बचा पाए। यहां पर हमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी दिखती है जो कि स्वदेशी मूवमेंट में भी नजर आई। पार्टीशन हुआ बंगाल का 1905 में, और इस बंगाल के पार्टीशन में जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखने हमें मिलती है वो शायद ही उसके बाद कभी देखने मिली हो। लेकिन यहां पर हमें उनकी सोच पर फोकस करना है। सोच क्या थी भाई, ऐसा नहीं है कि आजादी दिला दो लेकिन आजादी के बाद क्या उसका कोई विजन नहीं है। आजादी के बाद का विजन था, क्या विजन था इनका, ये चाहते थे कि इंडिया एक जेन्युइन फेडरल कंट्री बने। जेन्युइन फेडरल कंट्री का इसका मतलब क्या था इनका मतलब था हर एक व्यक्ति इक्वल पार्टनर हो। इसका मतलब यह नहीं है कि यहां पर भेदभाव होगा। यदि सिर्फ हिंदू कल्चर पर या सिर्फ हिंदू आइडियोलॉजी पर या सिर्फ हिंदू रिलीजन पर इनका फोकस होता तो ये डेफिनेटली शेड्यूल कास्ट या जो कास्ट सिस्टम है इंडिया में उस पर भी फोकस करते और शेड्यूल कास्ट के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता। लेकिन ये किस चीज पर फोकस कर रहे हैं, इक्वल पार्टनर होना चाहिए हर व्यक्ति। तो हम ये नहीं कह सकते कि बाल गंगाधर तिलक हिंदुत्ववादी अकेले थे। उनका विजन उन्होंने जरूर रिलीजन से लिया, लेकिन विजन क्या था कि पूरे देश को एक करना है, पूरा देश जो है वो एक फैमिली की तरह रहे, उनमें नेशनलिज्म की फीलिंग हो और वो सब मिलकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ें और इंडिया को एक फेडरल कंट्री के रूप में देखना चाहते थे। थैंक यू वेरी मच।